This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। दारुल हुकूमत दिल्ली के पुष्पविहार इलाके के अमृता स्कूल को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल इंतजामिया को आज सुबह 6:33 पर धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पूरे स्कूल इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। इस बारे में पुलिस को भी इत्तला दे दी गई है। बम की खबर मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस और दीगर टीमें स्कूल पहुंच गईं। फिलहाल बीडीटी के जरिए से स्कूल की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक माह के अंदर दिल्ली के स्कूल में बम मिलने की ये तीसरी धमकी है। ज्ञानव्यापी केस मामले में आज जिला अदालत वाराणसी में हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक नई अर्जी दाखिल की है। इस नई अर्जी को दाखिल करते हुए उन्होंने अदालत से कई मुतालबात किए हैं। उन्होंने मुतालबात करते हुए कहा कि पूरे अहाते की ASI जांच कराई जाए। इस अर्जी की समाअत के बाद जिला अदालत ने मुस्लिम फरीक को 19 मई तक का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को मुकर्रर की गई है। आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हमने अपनी बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की ASI जांच कराई जाए। खसरा नंबर 9130 की ASI जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो। जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुम्बद हैं, उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुम्बद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। साथ ही साथ जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और ASI कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। दीन मोहम्मद के केस में पहली बात कोई हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, उसमें उस समय की ब्रिटिश सरकार पार्टी थी। वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट भी नहीं था ऑर्डर 1 रूल 8 में। और दूसरी बात, अगर दीन मोहम्मद के जजमेंट को मानते हैं तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वफ नहीं है और मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती पैरा 40 में। तो दीन मोहम्मद का केस इस केस यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये संविधान आने के बाद CPC के तहत फ्रेश प्रोसीडिंग है। इस देश के नए कानून को मानते हुए दीन मोहम्मद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का जजमेंट था और उसमें कोई भी हिंदू पार्टी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने, मैं इस बात को जरा गंभीरता से कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के या उसके भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं और औरंगजेब ने फ्रेश बेस पे मस्जिद बनाई है, तो ASI जांच से डर क्या? ASI जांच हो जाने दीजिए। हाँ, ये राकेश सिंह वाले केस है और 2 और केसेस में एप्लीकेशन इस आशय के दिए गए हैं, जबकि आज कोई डेट नहीं थी। एक्सपेडाइट एप्लीकेशन के लिए के साथ दिया गया है। उस पर हम लोगों ने कॉपी की मांग की है और ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने 19 तारीख तक ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए और 22 तारीख तक 22 को डिस्पोजल के लिए तिथि निर्धारित किया है। नहीं, देखिए, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो तथाकथित शिवलिंग के संबंध में आर्कियोलॉजिकल सर्वे से बिना उसको नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग के मुतालिक रिपोर्ट देना है। लेकिन अब सारे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिपोर्ट मंगाना, ये तो केस को विलंबित करने और पेचीदगी पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया है। जांच की क्या, सारे चीज के रिकॉर्ड सबूत उपलब्ध हैं, काफी पुराने सबूत उपलब्ध हैं। जिसके सबूत उपलब्ध है उसकी जांच की क्या आवश्यकता है? हाँ, अब अभी कॉपी मिल जाए तो उसका पढ़ के ऑब्जेक्शन, उसका विस्तृत ऑब्जेक्शन दाखिल किया जाए। विरोध क्या, जो चीज की आवश्यकता नहीं है आप बिला वजह उसको दीजिएगा तो विरोध तो, उसका रिटर्न ऑब्जेक्शन तो फाइल करना मस्ट है। उत्तराखंड में रुड़की के बुग्गावाला गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश गौ तस्कर हैं, जो पिछले लंबे समय से जंगलात में गौ तस्करी करते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बदमाश मवेशियों को बांधकर गौकशी की तैयारी में थे। इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस दौरान 3 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस को तलाश है। ये पूर्व में अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी।
तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहाँ पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उसमें भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग इसमें फरार है। तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारीगण वहाँ पर थे और अभी भी फोर्स लगा हुआ है। सर ये जो इसमें एक जो कनेक्टेड आस मोहम्मद, कहीं ना कहीं उसमें से एक फरार जो 15,000 का जो इनामी है उसमें गुल्लू, उसका ही रिश्तेदार है। तो ये गैंग मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इधर सक्रिय था, सहारनपुर में और आसपास हमारे जो देहात का क्षेत्र है। तो इसीलिए जो हमारी जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई भी चल रही है, घेराबंदी चल रही, तो मुझे लगता है वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। 3 लोग अभी जो है इस मौके से फरार हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अभी मिले नहीं है वो। कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सचिन पायलट के जयपुर में जलसा करके 3 मुद्दों पर आंदोलन का अल्टीमेटम देने से कांग्रेस में खींचतान तेज हो गई है। गहलोत हिमायती वजीर और विधायकों ने सचिन पायलट पर पलटवार किया है। डिडवाना से विधायक चेतन डूडी ने पायलट का नाम लेकर जवाबी हमला बोलते हुए पायलट पर नौजवानों को भटकाने का इल्जाम लगाया। डूडी ने ट्वीट करके पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में सबसे बड़ा संजीवनी घोटाला है, इसमें लाखों लोगों के घर लुट गए। रैली में संजीवनी घोटाले के अहम आरोपी का नाम भी नहीं लिया गया और रैली के बाद मुख्य आरोपी ने पायलट साहब की तारीफ में ट्वीट किया। डूडी ने आगे कहा कि सचिन पायलट ने जिन 3 मुद्दों को उठाया वो अव्यवहारिक और समझ से परे हैं। क्या आपको पता नहीं कि आरपीएससी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है? यूपी नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत चेयरमैन भी चुने गए हैं। यूपी नगर निकाय चुनावों में नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने बात की। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में जिम्मेदारी थी संजय सिंह के ऊपर जीत दिलाने की और साथ ही आम आदमी पार्टी का इकबाल बुलंद करने की, और ऐसा ही करके दिखाया है। संजय सिंह खुद मेरे साथ हैं। 95 से ज़्यादा आपने रैलियां की, रोड शो की, और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 100 से ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 100 से ज़्यादा निगम पार्षद और पंचायत में और नगर पालिका में लोग जीत कर आए हैं। बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। एक बात बताइए, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की, किस तरीके से स्ट्रेटजी की, और जो फाइनल मुकाम आपने हासिल किया उसमें मेहनत कितनी लगी? देखिए, ऐसा है कि जब 2022 के विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया तो नतीजे अच्छे नहीं थे और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई यूपी में आपका कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ जाति की राजनीति चलेगी, धर्म की राजनीति चलेगी, नफरत की राजनीति चलेगी, बंटवारे की राजनीति चलेगी। यहाँ मुद्दों की बात मत कीजिए, यहाँ केजरीवाल मॉडल की चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो ये बात सुन के भी बुरी लगती थी और मजाक भी उड़ाते थे लोग। तो हमने 1 साल नगर निकाय के चुनाव पर फोकस किया, कमेटियाँ बनाई वार्डों के अंदर, शहरों के अंदर। लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहे, तिरंगा शाखा के माध्यम से सेवा के कार्यक्रम और पार्टी के माध्यम से संघर्ष के कार्यक्रम। ये चुनाव हमने बहुत मजबूती से लड़ा और उसका नतीजा आपके सामने है। केजरीवाल जी के मॉडल पे, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे और काम की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, उस पर भी वोट पड़ सकता है, ये विश्वास इस चुनाव से लोगों में जगा है। सैकड़ा आपने मारा, आपको उम्मीद थी कि 100 तक हम पहुंच जाएंगे, 100 का जो मतलब दायरा है उसको पार कर जाएंगे? इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि चुनाव परिणाम हमारे लिए बेहतर आएंगे और मैंने बार बार इस बात को कहा भी कि इस चुनाव में हमारे चुनाव परिणाम बेहतर आएंगे। जहाँ पर हम चुनाव हारे भी हैं कई, जैसे अमेठी है, 200 कुछ वोट से हम चुनाव हार गए, वहाँ पे सेकंड पे रहे। बहुत सारी सीटों पे हम सेकंड रहे, थर्ड रहे और नगर पालिका के 3 चेयरमैन हमारी सिंबल से जीते हैं, 2 हमारे समर्थित जीते हैं। ऐसे ही 7 हमारे नगर पंचायतों के चेयरमैन जीते हैं, कुछ हमारे नगर पंचायतों के समर्थित चेयरमैन जीते हैं। तो ये एक अच्छा परिणाम है हमारे लिए। वोट बैंक तो आपको हर समाज का मिला, हर तबके का मिला, लेकिन खासकर अगर बात करें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं वोट ज़्यादा मिला, थोड़ा सा प्यार भी मिला। सर हमारा नारा क्या था? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा हमने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको लोगों ने पसंद किया कि भाई एक पार्टी है जो
ऐसे वक्त में जहाँ बंटवारे की बात हो रही है, नफ़रत की बात हो रही है, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने की बात हो रही है, एक पार्टी है जो कह रही है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते रहे, पूरे चुनाव में अपने मॉडल की बात करते रहे, केजरीवाल के और दिल्ली के मॉडल की। तो मुझे लगता है कि इस बात को लोगों ने पसंद किया और इसकी तो अभी शुरुआत हुई है। अब जमकर काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे और इस नफ़रत की राजनीति का खात्मा उत्तर प्रदेश से करके काम की राजनीति लाएंगे, शिक्षा वाली, स्वास्थ्य वाली, बिजली वाली, पानी वाली, रोजगार वाली, तरक्की वाली। ये ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप संजय सिंह को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि हमने जिस रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत यूपी के अंदर कदम रखा था, उसमें हम सफल हुए हैं। 24 के लिए हम संगठन का और विस्तार करने वाले हैं और तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। मशहूर शायरा और लेखिका मोहतरमा रेनू हुसैन की किताब का दिल्ली के साहित्य अकादमी में इफ्तिताह किया गया, जिसमें मुल्क के जाने माने लेखक, साहित्यकारों और कलमकारों ने शिरकत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मशहूर शायरा और लेखिका मोहतरमा रेनू हुसैन की कविताओं को समेटे हुए उनकी किताब घर की औरत और चांद का दिल्ली के साहित्य अकादमी में इफ्तिताह किया गया। इस दौरान उन्होंने कविताएं भी सुनाई। आधा सूरज देखते हो तुम और आधा चांद मैं, सोती हूँ मैं तुम्हारे ही ख्वाबों की चादर ताने, तुम रात भर मेरी ही बातों को टटोलते, आधा दुख बांट लेते हैं हम, आधा इंतजार और आधे प्यार की बातें भी। दुख अधूरे सपनों का नहीं है, तुमसे ना बांट पाने का है। जो दिल के अंदर जी रहा है, उसी आधे दुख को होठों पे रख, मिलती हूँ तुमसे आधी मुस्कान के साथ। उसी वक्त तुम आधा ही हंस पाते हो और आधी खिलखिलाहट अपने अंदर समेट लेती हूँ। मोहब्बत, मुलाकात और जुदाई के दर्द को समेटे हुए उनकी इस कविताओं के मजमूए में दिल को छू लेने वाली तमाम कविताएं हैं जो आपको बेसुध कर देंगी। इस मौके पर उन्होंने घर की औरत और चांद के प्यार को समेटे हुए एक कविता को भी पढ़ा, जिसमें औरतों की उदासी और उनके आंगन में चांद की आमद के बाद अपने अपने हिसाब से चांद का बयान और मोहब्बत की तफसील को बयान किया गया है। इफ्तिताह के दौरान मुल्क के तमाम जाने माने लेखक, शायर, शायरा, साहित्यकार मौजूद रहे। बतौर रेनू वो कई सारी किताबों का लेखन कर चुकी हैं। कविताएं उन्हें सुकून देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.